काली देवरानी और गोरी जिठानी का ससुराल। सुधा, ओ सुधा, अरे कहाँ पर है तू? क्या तुझे घर में कोई काम दिखाई नहीं देता है? देख जरा कितनी धूल मिट्टी जम रही है चारों तरफ। सुधा गायत्री की आवाज सुनते ही गायत्री के पास आती है और कहती है, जेठानी जी दरअसल मैंने सारी साफ सफाई अच्छे से की थी, लेकिन आप जानती ही हो बाहर कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, जिसके कारण घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी आ गई। गायत्री सुधा के बाल पकड़ लेती है और कहती है, काम ना करने के तेरे पास तो बहाने होते हैं। जब देखो कोई ना कोई बहाना तेरे पास तैयार ही रहता है। जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो जानती ही है कल हमारे यहाँ होली मनाई जाएगी। अगर मेहमानों को इतनी गंदगी नजर आएगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सुधा दर्द में करहा रही होती है। जेठानी जी छोड़ दीजिए मुझे, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे सर में दर्द हो रहा है जेठानी जी। गायत्री सुधा के बाल छोड़ देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुधा होते हुए घर की सफाई दोबारा से करती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मेरे साथ अत्याचार और भेदभाव हो रहा है। मेरी सास मेरी जेठानी को इतना प्यार करती है, लेकिन मुझे जरा भी कुछ नहीं समझती। ऊपर से मेरे इस काले रंग और मेरी गरीबी के चलते मुझे कुछ नहीं समझा जाता। अपने मन में ये सब सोच ही रही थी सुधा कि तभी उसकी ननद शेफाली वहां से आ रही होती है। तभी अचानक से उसके हाथ से खाने की थाली गिर जाती है और पूरे फर्श पर चारों तरफ खाना बिखर जाता है। ओहो, ये क्या, मुझसे तो सारा खाना बिखर गया। तभी शेफाली की नजर सुधा के ऊपर पड़ती है। अरे ये नौकरानी यहाँ पर काम कर तो रही है, अपने आप साफ कर देगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शेफाली ऐसा सोचकर वहां से जा रही होती है। तभी सुधा उसे टोकती है। शेफाली कहाँ जा रही हो तुम? तुमने खाने की थाली ऐसे ही गिरा दी, जरा इसे साफ तो करती जाओ, मैंने अभी ही दूसरी बार सफाई की है। ये सुनते ही शेफाली को गुस्सा आता है। ओहो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे जाते हुए रोकने की? जब तुम यहाँ सफाई कर रही हो तो इसे भी साफ कर देना। अगर इसे साफ कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। लेकिन मैं तो, हाँ बस करो, मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। पहली बात तो तुम जानती हो कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है, उसके बाद भी तुम मुझसे मुंह जोड़ी कर रही हो। अगर तुम्हारी शिकायत मैंने माँ से लगा दी तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी सास का नाम सुनते ही सुधा शांत हो जाती है और शेफाली से कहती है, नहीं नहीं शेफाली, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो माँ जी मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। शेफाली ये कहीं अपने मन में सोचती है, आ गई ना लाइन पर, इसको लाइन पर लाने में तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जाओ शेफाली, तुम जाओ यहाँ से, मैं सारा साफ कर दूंगी खाना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में खाना भी ले आऊंगी। सुधा के कहने पर शेफाली वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुधा घर की साफ सफाई के साथ साथ दोबारा से गिरे हुए खाने को अच्छे से साफ कर देती है। जिसके बाद वह शेफाली के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है कि तभी उसको आवाज आती है, सुधा, ओ सुधा, अरे कहाँ पर है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आ, कल मुँह ही करम जली, कोई काम ठीक से नहीं करती, इस घर में पोकट की खा रही है जब से आई है। अपनी सास की आवाज सुनते ही सुधा उसके पास पहुंच जाती है। अरे कहाँ मुंह काला करा रही थी, काली मुंह कहीं की, जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, तुझे तो कोई काम ही नहीं है इस घर के अंदर। माँ जी आप तो नॉन स्टॉप सुनाती ही जा रही हो, आखिर बताओ तो सही मैंने क्या किया है? अरे ये पूछ क्या नहीं किया तूने, कभी तो खाना तू स्वादिष्ट नहीं बनाती। अरे ये दाल है या फिर पानी, इतनी बेस्वाद दाल मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। माँ जी रसोई में जीरा प्याज और तड़का मारने की सभी चीजें खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने सादा सिंपल दाल बना दी। अरे मैंने माना कि तू गरीब घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को भी गरीबों जैसा खाना खिलाएगी। अभी कभी ये दाल ले जा और इसको अच्छे से छौंक कर ला। उर्मिला के हाथों से कटोरी ले जाकर सुधा रसोई में पहुंच जाती है और सारी दाल अच्छे से फ्राई कर देती है। जिसके बाद वहां पर गायत्री आ जाती है और उससे कहती है, ओहो देखो तो सही इस कमबख्त को, इसकी जुबान चुटकारे मांग रही है। अरे इस घर का राशन क्या फोकट का आता है, जो अपनी जुबान के लिए दाल में तड़का लगा रही है? जिठानी जी ये तो मुझे, हाँ हाँ सोच ले एक नया बहाना, दोबारा सोच ले, जब देखो कोई ना कोई बहाना तेरे पास तैयार रहता है। अब तेरे पास इस दाल के लिए भी कोई ना कोई बहाना होगा। अब तुम मेरे सामने ये कहोगी कि ये सब सासू माँ ने तुझे करने के लिए कहा था। जेठानी जी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि सासू माँ ने मुझे ये काम करने के लिए दिया था। फिर से एक और झूठ, अरे झूठ के ऊपर झूठ बोलती जाती हो तुम। चली जाओ यहाँ से और दोबारा रसोई में मत आ जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गायत्री सुधा को रसोई से भगा देती है, जिसके बाद सुधा बेचारी रोती रोती अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो अपने पति विक्रम की तस्वीर उठाकर उसे सीने से लगा लेती है और रोने लगती है।
जी आप तो चले गए, लेकिन आपके पूरे परिवार ने मेरा जीना हराम कर रखा है। काश आप विदेश मुझे भी अपने साथ ले जाते तो मेरे साथ इतना अत्याचार नहीं होता। अब पता नहीं आप कब लौट कर आओगे। सुधा विक्रम की तस्वीर उठाकर रो रही होती है। तभी रोते रोते उसे नींद आ जाती है। शाम होते होते उसे बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। तभी उसे उसकी सास और गायत्री की आवाज आती है। अरे बड़ी बहू, तूने ही इसके ऊपर इतनी ढील छोड़ी है, वरना ये काली कलूटी अभी तक सो रही होती। हाँ माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं क्यों उसे ढील दूंगी? इसको आने दो। अब इसका मार मार कर मैंने भूतना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। बेचारी सुधा बुखार में तड़पते हुए अपनी सास और जेठानी के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उसकी गोरी जेठानी उसे देखते ही विल्टर से मारना शुरू कर देती है। छोड़ दो जेठानी जी, मुझे छोड़ दो। आखिर मुझे क्यों मार रही हो? शाम के 8 बज गए हैं और तुझे अब नीचे आने की फुर्सत मिली है? अरे ज्यादा ही हवा में पर निकल रहे हैं तेरे। आज तेरे इन परों को मैंने काट ना दिया ना, तो मेरा नाम गायत्री नहीं। जेठानी जी, मुझे बहुत जोरों से बुखार हो रहा था, जिस कारण मेरी आंख न खुल पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। जब से ये काली सियापन इस घर में आई है, तब से ही सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। आज इसे मार कर हमारे घर के पीछे ही दफना देते हैं, जिसके बाद इसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे नहीं माँ जी, कल होली है और मैं इसके खून के रंग से अपने हाथ नहीं रंगना चाहती। होली खत्म होने के बाद मैं इसे रास्ते से बिल्कुल साफ कर दूंगी। इतनी पिटाई खाने की वजह से बेचारी सुधा बेहोश हो जाती है। तभी उर्मिला उसके मुंह पर पानी डालती है, जिसके चलते उसे होश आ जाता है। जल्दी से उठ जाओ और जाकर हमारे लिए खाना बना कर लाओ, नहीं तो तू अच्छे से जानती है हम तेरे साथ क्या करेंगे। बेचारी सुधा अपनी सास और जेठानी के अत्याचारों को सहन करती हुई रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन बेचारी सुधा के लिए खाने का एक दाना तक नहीं बचता और वह बुखार में तड़पती हुई अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन होली का त्योहार होता है और सुधा घर के काम कर रही होती है कि तभी पीछे से गायत्री सड़ी हुई दाल बाल्टी में भरकर लाती है और सुधा के ऊपर गिरा देती है। अरे ये आपने क्या किया जेठानी जी? मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। बुरा न मानो, होली है। अब तू जैसी निकम्मी के ऊपर महंगे महंगे गुलाल तो खर्च नहीं कर सकती, इसलिए तेरी औकात के अनुसार ये सड़ी हुई दाल से ही तेरे साथ होली खेलना सही होगा। गायत्री ऐसा कहकर सुधा की बेबसी और उसकी हालत के ऊपर हंस रही होती है। तभी वहां उर्मिला भी आ जाती है और इस सारे के मजे लेने लगती है। लेकिन तभी विक्रम उसी समय आ जाता है और अपनी पत्नी की हालत और दुर्दशा देखकर हैरान रह जाता है। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये सब मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? माँ भाभी, आप दोनों ये मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही हो? गायत्री और उर्मिला इससे पहले विक्रम को भड़काती सुधा फौरन अपने पति के गले लगकर उसे अपने साथ हुए सारे अत्याचारों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। मेरी पत्नी के साथ आपने इतना बुरा व्यवहार किया, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस प्रॉपर्टी के नीचे आप रह रही हो वो सब मेरे नाम है। आज से मैं आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। विक्रम का इतना बड़ा फैसला सुनते ही गायत्री और उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों सुधा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती हैं। आप दोनों ऐसा मत कीजिए, आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा मेरे साथ ऐसा कभी मत करना। मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। सुधा के कहने पर विक्रम भी अपनी भाभी और अपनी माँ को माफ कर देता है, जिसके बाद विक्रम के चलते सुधा को वापस अपना हक मिल जाता है और अब वह अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।